हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में। और मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट और हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उसके बीच का जो डाउट है वह कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बच्चों को इसके बीच में जो डाउट है वह बना ही रहता है। रिलेटेड कंपोनेंट्स के लिए जो वीडियो है वह हम अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, और यदि आप हमारी वह वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल फिटनेस की जो डेफिनेशन है उसके बारे में। क्यूरेटन के अनुसार जो इसकी डेफिनेशन है वह क्या है? शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय है व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक ढंग से प्रयोग करना और अधिक देर तक परिश्रम करने की क्षमता क्या है? फिजिकल फिटनेस है। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वह अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप से दी है। कुछ लोगों का मानना है कि रोग का ना होना फिजिकल फिटनेस है। कुछ के अनुसार यह है कि किसी कार्य को ठीक ढंग से लंबे समय तक कर पाना क्या है? फिजिकल फिटनेस है। हम यह जानते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम देखते हैं। इसके कंपोनेंट्स 5 हैं, और जो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं वह भी 5 ही होते हैं, इसीलिए बच्चों को इसके बीच में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। देखिए फर्स्ट क्या है? शक्ति है, गति, सहन क्षमता, लचक और एक क्या है? तालमेल है। अब हम इन पांचों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है शक्ति, स्ट्रेंथ। देखिए एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि किसी प्रतिरोध के विरुद्ध में अपने बल लगाना क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। अब हम इसे फिजिकल एजुकेशन की जो लैंग्वेज है उसमें हम समझते हैं। जैसे कि आप कोई एक्सरसाइज करते हैं और उसमें जब वो हम थक जाते हैं उसके बावजूद भी हम उसे करते रहते हैं, तो उसमें हमारी जो शक्ति का प्रयोग होता है वही क्या है? शक्ति है। उसी को शक्ति के रूप में डिफाइन किया जाएगा। देखिए जो सबसे पहले है, जो शक्ति है उसके दो भाग हैं, उसे हम समझते हैं। शक्ति को दो भागों में जो डिफाइन किया गया है उसमें फर्स्ट है गतिशील शक्ति जिसे डायनेमिक स्ट्रेंथ, और जो दूसरा है स्थिर शक्ति जिसे स्टैटिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि गतिशील शक्ति क्या है। जो गतिशील शक्ति है उसे ही आइसोटोनिक या फिर डायनेमिक स्ट्रेंथ कहा जाता है, और इसे तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए जो गतिशील शक्ति है उसमें जो फर्स्ट है वह क्या है? अधिकतम शक्ति, दूसरा है विस्फोटक शक्ति, और तीसरा क्या है? शक्ति सहन क्षमता। ये बहुत ही इजी है, यदि आप इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अधिकतम शक्ति, अधिकतम शक्ति का मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। देखिए जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उस समय हम हमारी अधिकतम शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको सही से स्पष्ट करूं कि यदि किसी का जो वेट है वह 50 किलो है और वह उठाने का प्रयास कर रहा है 110 किलो, तो उसमें वह क्या कर रहा है? अपनी जो अधिकतम जो शक्ति है उसका प्रयोग कर रहा है। उसकी क्षमता से अधिक का वह उठाने का प्रयास करता है, तो उस समय क्या लगता है? अधिकतम शक्ति लगती है। दूसरा होता है डिस्कस थ्रो और हाई जंप। देखिए हाई जंप भी अपन लगाते हैं, उसमें क्या जब अब टेक ऑफ का टाइम होता है तो उस समय जो व्यक्ति है अपने पैरों से अधिकतम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षमता है उसका प्रयोग करता है, उसकी शक्ति का प्रयोग करता है। विस्फोटक शक्ति क्या है? विस्फोटक शक्ति को आसानी से इस तरह से समझा जा सकता है कि इसमें स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों का एक साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शॉर्टपुट, शॉर्टपुट में क्या होता है कि व्यक्ति घूमता है और उसके बाद में जो गोला होता है उसे फेंकता है। तो इसमें घूमने से क्या होता है? इसमें स्पीड आती है, गति आती है, और दूसरा जब वह अपनी शॉर्टपुट को मतलब जो गोला है उसे जब फेंकता है तो उसमें क्या है? अपनी स्ट्रेंथ का मैक्सिमम प्रयोग करता है। तो इसमें स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों का प्रयोग होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? शक्ति सहन क्षमता। शक्ति सहन क्षमता का अर्थ क्या है कि हम जब थक जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हम कार्य को करते रहते हैं। जैसे कि मैराथन, मैराथन में क्या होता है कि एक लंबी मैराथन होती है जब इसमें व्यक्ति थकता भी है लेकिन उसके बावजूद भी वह कंटिन्यू दौड़ता रहता है। हम कह सकते हैं मैराथन है, हाफ मैराथन है, 5000 मीटर अगर रेस है, तो ऐसी जो चीजें होती है जिसमें व्यक्ति थकने की कंडीशन में, फटीग की कंडीशन में भी कार्य को करता रहता है, उसे क्या कहते हैं? शक्ति सहन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जो स्थिर शक्ति है वह क्या है? हमने देखिए किस प्रकार से देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि शक्ति होती है, शक्ति को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है गतिशील शक्ति और दूसरी होती है स्थिर शक्ति। फिर हमने देखा था कि जो गतिशील शक्ति है उसको तीन भागों में बांटा गया था। उसमें फर्स्ट क्या था? मैक्सिमम, दूसरा है विस्फोटक, और तीसरा क्या है? उसमें शक्ति सहन क्षमता है। और अब हम देख रहे हैं स्थिर शक्ति को देख रहे हैं। देखिए स्थिर शक्ति जिसे आइसोमेट्रिक या फिर स्टैटिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग को। वेट लिफ्टिंग में जब होल्ड किया जाता है तो उस समय पर स्टैटिक जो स्ट्रेंथ है उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यह कोई एबिलिटी नहीं है, ये क्या है? रेशियो है। रेशियो किसका है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ और वेट का क्या होता है? रेशियो होता है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं गति के बारे में, जो स्पीड है उस कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। गति का अर्थ क्या होता है? द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द सम पैटर्न एट द फास्टर रेट। देखिए, जो किसी कार्य को करने के लिए जो हमारी मांसपेशियां होती है उसमें फास्टर रेट पे जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। सामान्य भाषा में गति का अर्थ क्या होता है कि कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो टाइमिंग होती है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। कम से कम समय में जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। पर फिजिकल अपने एजुकेशन है उसमें जो गति का अर्थ वह क्या है? जो मांसपेशियों का फास्टर रेट में जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो गति है उसकी क्या क्या टाइप्स है। टाइप ऑफ स्पीड एबिलिटी, देखिए उसमें जो फर्स्ट है वह क्या है? रिएक्शन एबिलिटी। किसी भी एक्शन के बाद में उसका जो रिएक्शन किया जाता है, किसी एक्शन को देखने के बाद में उसके ऊपर जो रिएक्शन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं। देखिए उसमें फर्स्ट क्या है? सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हमें यह पता होता है कि क्या एक्शन होगा और उसके बाद में हमें किस तरह से रिएक्शन करना है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी होती है उसमें हमें पहले से पता नहीं होता है कि आगे वाले का क्या रिएक्शन होगा, मतलब क्या आगे वाले का क्या एक्शन होगा और उसके ऊपर अपने को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। जो सिंपल रिएक्शन एबिलिटी है उसके लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जब मैराथन में जब गन फायर होती है तो उसके ऊपर अपन क्या करते हैं? रन करते हैं। देखिए एक्शन है वह क्या है? गन फायर, और उसके ऊपर हमारा जो रिएक्शन है वह क्या है? रनिंग। तो इसमें देखिए हमें पहले से पता था कि गन फायर होगी और अपने को रनिंग करनी है, तो इसे कहते हैं सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी है उसमें अपने को पहले से पता नहीं होगा, जैसे कि जो गोलकीपर होता है उसे पहले से पता नहीं होता है कि बॉल किस तरफ आएगी, और उस कंडीशन में भी वह बॉल को सही तरीके से मैनेज कर लेता है, जिस तरफ भी बॉल आती है उसके अकॉर्डिंग वह रिएक्शन कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं। अब आगे देखते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम टाइम। देखिए जो स्प्रिंटर होता है वह अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है वह कम से कम टाइम में जो कवर करता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन एबिलिटी कहते हैं। या फिर हम इसको और भी दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी कार्य में किसी भी एथलीट के द्वारा या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा कम से कम टाइम में जो अपनी मैक्सिमम स्पीड को प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन स्पीड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो मूवमेंट एबिलिटी है। मूवमेंट एबिलिटी का मतलब है कि बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट एबिलिटी कहते हैं। जो लोकोमोटर एबिलिटी का मतलब वो क्या है? कि एबिलिटी टू मूवमेंट टॉप स्पीड फॉर लॉन्ग टाइम। जो हम मूवमेंट करते हैं उसे लॉन्ग टाइम तक करते रहना क्या कहलाता है? लोकोमोटर एबिलिटी कहलाता है। और स्पीड एंड्योरेंस जो है वह हमने अभी ऊपर भी देखा था स्पीड के अंदर, कि स्पीड एंड्योरेंस का मतलब होता है कि किसी कार्य को फटीग की कंडीशन में थक जाने के बाद भी किसी कार्य को कंटिन्यूअसली करते रहना क्या कहलाता है? स्पीड एंड्योरेंस कहलाता है। देखिए इसके जो टाइप्स हैं उसको समझते हुए हमें एक और बात है जिसे हमें समझनी चाहिए कि इसमें जो मूवमेंट होता है वह किस अकॉर्डिंग होता है? वह मसल्स के अनुसार होता है। जो मसल्स का जो मूवमेंट होता है वह एक तो तीव्र होता है, जो तीव्र संकुचन में होता है, और दूसरा होता है धीमी गति से। सहन क्षमता थकावट रोकने या विरोध करने की योग्यता है। देखिए सामान्य भाषा में कहा जा सकता है कि थकावट की स्थिति में भी कार्य करने की जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं? सहन क्षमता कहते हैं। अब इसके जो टाइप्स है उसको अपन देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस बेस्ड ऑन एक्टिविटी, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस बेस्ड ऑन एक्टिविटी और दूसरा जो है वह है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो पहले हम जो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है उसे देखेंगे। पहला है बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस में क्या होता है? कांस्टेंट स्पेस एक्टिविटी होती है। उसमें क्या होता है? एक जैसी एक्टिविटी ही कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जैसे कि अपन देखते हैं स्विमिंग है, रनिंग है, उसमें क्या होता है? एक जैसी एक्टिविटी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। और दूसरा होता है जनरल एंड्योरेंस। उसमें क्या होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती है, एक ही तरह की एक्टिविटी ना हो करके और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी बीच बीच में होती रहती है। अब हम देखते हैं जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है उसमें क्या होता है कि जैसी स्पोर्ट्स की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम एंड्योरेंस का प्रयोग करेंगे और ऐसी कैपेसिटी को अपन ऐसे एंड्योरेंस को अपने अंदर जनरेट करेंगे और उसका विकास करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो टाइप्स है उसके उसे देखते हैं। पहला है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस में ऐसे एंड्योरेंस का प्रयोग किया जाता है जो लेस देन अ मिनट होता है, और जो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है उसमें 1 मिनट से लेकर के और 2 मिनट तक की जो एक्टिविटी होती है उसको शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के अंदर शामिल किया जाता है। और जो मीडियम एंड्योरेंस है उसमें 2 मिनट से लेकर के और 11 मिनट का जो एंड्योरेंस होता है उसको इसके अंदर शामिल किया जाता है। और हम लास्ट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में आता है मोर देन अ मिनट। अब हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं कि किसका कौन सा एग्जांपल होता है।
ये जो स्पीड एंड्योरेंस है उसमें आता है लेस देन अ मिनट। इसमें ऐसी एक्टिविटी आती है जैसे कि 100 मीटर जो रेस होती है वह इसमें शामिल की जाती है। और शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है, इसके अंदर हम जो 400 मीटर जो रेस होती है उसे हम शामिल कर सकते हैं कि 400 मीटर जो रेस होती है उसमें शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो मीडियम एंड्योरेंस है उसे हम जो 800 मीटर जो रेस होती है उसे हम इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस है, इसके अंदर आती है जैसे मैराथन है, 5000 मीटर अगर रेस है तो वह सब किस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लचक के बारे में। अब हम समझते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में गति को क्या कहते हैं, लचक कहते हैं। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, लचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे किस प्रकार से आगे बांटा गया है। फ्लेक्सिबिलिटी को आगे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हम किसी और की हेल्प से हमारी बॉडी में क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें क्या होता है कि हम हमारी खुद के द्वारा हमारी खुद से हमारी जो मांसपेशी है उसमें क्या लाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है उसे आगे ही दो और भागों में बांटा गया है, एक होती है स्थिर और एक होती है गतिशील। देखिए जो स्थिर फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें क्या होता है कि हम हमारी बॉडी को स्थिर अवस्था में रख करके और हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां होती है उसमें क्या लाते हैं, खिंचाव लाते हैं, उसमें लचक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लैंक, जब हम प्लैंक करते हैं तो उस समय पर हम स्थिर अवस्था में रहते हैं और हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और एक होती है गतिशील फ्लेक्सिबिलिटी जिसे आइसोमेट्रिक फ्लेक्सिबिलिटी या फिर डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। इसमें देखिए जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उस समय पर हम हमारी बॉडी का मूवमेंट होता रहता है और जो खुद से भी करते हैं, जो सक्रिय में आ गया, ठीक है, खुद से भी करते हैं और उससे क्या होता है, गतिशील अवस्था में हमारी बॉडी में हम फ्लेक्सिबिलिटी को लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गतिशील फ्लेक्सिबिलिटी, गतिशील या फिर डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के बारे में। यहाँ देखिए 1980 के दशक में तालमेल संबंधित योग्यताओं के स्थान पर शारीरिक पुष्टि में फुर्तीलेपन को शामिल किया जाता था। देखिए 1980 में हम जो शारीरिक पुष्टि है, जो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को शामिल न करके हम फुर्तीलापन को उसमें शामिल करते थे। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इसलिए उसके स्थान पर हमने कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को बाद में शामिल किया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का क्या अर्थ होता है कि केंद्रीय स्नायु तंत्र, हमारे जो नर्वस सिस्टम है और हमारी जो मांसपेशी है उसके बीच में समन्वय, उसके बीच का जो तालमेल होता है उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहते हैं। इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए याद देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज किसमें होती है, कि उसमें होती है जो किसी भी कार्य को परफेक्ट टाइम पर और एफिशिएंसी के साथ में करता है, उसमें क्या होती है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती है। विदाउट एनी अनवांटेड मूवमेंट, जो किसी कार्य को कर सकता है, उसमें क्या होती है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती है। मतलब ये उसके लक्षण है, इस तरह से कह सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, इन तीनों का ही समन्वय उसमें देखा जाता है जिसमें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती है। इसके जो टाइप्स हैं उसे हम आगे देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या क्या है। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कोड बार। देखिए सी से क्या है, कपलिंग, ओ से ओरिएंटेशन, आर से रिएक्शन, डी से डिफरेंशिएट, बी से बैलेंस, ए से एडोप्टेबिलिटी और आर से रिदम। अब देखिए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं कि कपलिंग का अर्थ क्या है। कपलिंग का अर्थ है कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट। जब हमारे बॉडी में दो जगह पर एक साथ में मूवमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, कपलिंग एबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए ओरिएंटेशन, टू एबिलिटी टू एनालाइज एंड चेंज द पोजीशन। जो हमारे सामने जो कोई एक्शन होता है उसे एनालाइज करना और अपनी जो स्थिति है, अपनी जो पोजीशन है उसे क्या कर देना, चेंज कर देना, क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन। रिएक्शन में क्या आता है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। जो भी एक्टिविटी होती है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। रिएक्शन दो तरह से हो सकता है, एक होता है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। जो सिंपल रिएक्शन एबिलिटी होती है उसमें क्या होता है कि हमें पहले से पता होगा कि सामने वाले का क्या एक्शन होगा और उसके ऊपर अपने को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि एक्शन किस तरह से होने वाला है और किस तरह से अपने को इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट में क्या होता है, सेपरेट बॉडी मूवमेंट। जब एक ही टाइम पर बहुत जगह हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएट
कहते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है कि किसी स्थिति में संतुलित रहना बैलेंस कहलाता है सामान्य भाषा में देखा जाए तो। और जो बैलेंस होता है वह दो तरह से हो सकता है, एक स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि जिसमें हम स्थिर अवस्था में रहते हुए हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, उसे कहते हैं स्टैटिक बैलेंस। और दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है, मूवमेंट करते हुए हमारी बॉडी को जब हम बैलेंस में रखते हैं उसे कहते हैं डायनेमिक। जैसे कि ये देखा जा सकता है कि डांस करते टाइम या फिर जिम्नास्ट में यह देखा जा सकता है। एक है एडोप्टिबिलिटी। एडोप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, टू बिकम फेमिलियर विद द न्यू सिचुएशंस एंड टू, मतलब है कि जो न्यू सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल देना क्या कहलाता है, एडोप्टिबिलिटी कहलाता है। लास्ट है रिदम। रिदम का मतलब है कि जो भी एक्टिविटी होती है उसमें हमारी बॉडी को लय में लेके जाना, एक समन्वय में लेके जाना, मतलब चीजों के साथ में एक लय बना देना क्या कहलाता है, रिदम कहलाता है। रिदम आपको खासकर डांस में देख सकते हैं आप। डांस में क्या होता है, एक रिदम होता है, एक लय होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।